गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेम और उसके अंदर हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी और उसमें हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा था बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड में हम डीएनए और आरएनए पढ़ चुके हैं। अब हम आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, यहाँ पर हम सभी प्रकार के जो न्यूक्लिक एसिड है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए बोथ आरएनए एंड डीएनए दोनों आर लीनियर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दोनों दोनों एक रेखीय न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर बने होते हैं। जैसे प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर अर्लियर। तो जैसे हमने अभी इस चैप्टर में पहले हमने डिस्कस किया था प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो वो भी क्या थे, ज्यादातर वो भी एक लीनियर फॉर्म में ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स इन द मॉलिक्यूल आर लिंक्ड कोवैलेंटली बाय फॉस्फेट डाइस्टर bonds through phosphate group. 5 hydroxyl group of one nucleotide binds with the 3 hydroxyl group of the next nucleotide to form a linear structure or chain. इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या तो तीसरे या पांचवें उस पर जुड़ा हुआ होगा, है ना। और जो इस तरह के जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। जब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे तो उसमें जो पांचवें नंबर पर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा या फिर तीसरे नंबर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। सिमिलरली ए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लिंक म्यूचुअली मेकिंग ए लॉन्ग चेन दैट कैन बी कॉल्ड बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो यहाँ पर जो कार्बन की श्रृंखला होते हैं न्यूक्लियोटाइड, वो जब एक दूसरे रिपीट होते हैं तो जो न्यूक्लियोटाइड जो बेसिक कार्बन होता है उसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब एक तरह से जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसकी न्यूक्लिक एसिड की जो कार्बन की जो मेन श्रृंखला होती है वो इसकी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, उसके चारों तरफ भी बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे फॉस्फेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह से ये जुड़े हुए होते हैं। दिस चेन हैज अल्टरनेटिंग फॉस्फेट एंड पेंटोस शुगर ग्रुप। तो यहाँ पर एक बार फॉस्फेट ग्रुप होगा, एक बार पेंटोस ग्रुप होगा। पेंटोस मतलब पेंटोस शुगर क्या होती है, जिसमें 5 कार्बन हो और शुगर हो, मतलब सैकेराइड हो। एंड द नाइट्रोजनियस बेस आर अटैच्ड टू इट एज साइड चेन ऑन द इनर साइड। और अंदर की ओर इसमें नाइट्रोजनियस बेस जुड़े हुए होते हैं। अभी नाइट्रोजनियस बेस क्या होते हैं, तो देखिए ईच न्यूक्लियोटाइड हैज 3 मेन कंपोनेंट्स। 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजनियस बेस, नाइट्रोजन का बेस, दूसरा पेंटोस शुगर और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। 3 ही चीज होते हैं। द डिटेल ऑफ ईच दीज कंपोनेंट्स एंड देयर लिंकेज इज डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो इन तीनों के बारे में अभी हम इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजनियस बेस। नाइट्रोजनियस बेस, तो देखिए डीएनए और आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनियस बेस होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले डीएनए के बारे में बता देता हूं। 4 नाइट्रोजनियस बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। याद रखना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन ये होते हैं डीएनए में। और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन की जगह होता है यूरेसिल। जो डीएनए में थायमिन होता है उसकी जगह आरएनए में यूरेसिल होता है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजनियस बेस, बेसिकली 5 नाइट्रोजनियस बेस आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। जो दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनमें 5 होते हैं, हर एक में 4 होते हैं। 3 सेम रहते हैं और जो एक है वो अलग रहता है। ठीक है, तो आरएनए में कौन सा होता है, यूरेसिल। डीएनए में होता है थायमिन। ठीक है, बाकी तो तीनों सेम ही होते हैं। अब बात करते हैं हम, अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में और बात कर लेते हैं कि कहां कहां पर जुड़े होते हैं। तो ध्यान दें, इनका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं। एडेनिन कैसा होता है, एडेनिन के बारे में।
ADENINE। एडिनिन कैसा होता है देखिए, यहां पर जो इस तरह से होता है, यहां पर देखिए इन सब कोनों पर एन जुड़ा होता है, एक पर H एक पर N, है ना। यहां पर H होगा, फिर यहां पर फिर से N होगा, NH2। यहां पर देखिए इस तरह से, इस तरह से है ना, यहां पर फिर से N, फिर H, फिर N, ठीक है। और इस तरह से जुड़े होते हैं, यहां पर H होता है और यहां पर N होता है। तो ये जो ग्रुप होगा ये इसको बोलते हैं एडेनिन। ये ग्रुप जुड़ा हुआ होता है डीएनए के अंदर, और ये आरएनए के अंदर भी होता है। अब बात कर लेते हैं ग्वानिन की, GUANIN, ग्वानाइन। ग्वानाइन या ग्वानिन कुछ ऐसे ही होता है इसका नाम। यहां पर बिल्कुल संरचना तो सेम ही होती है, अब जो अंतर होगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर N होता है, यहां पर H होता है, यहां पर N नहीं, ये पेंटोस होता है ना, ये पेंटोस होता है, ध्यान नहीं दिया, ये पेंटोस होता है, और इसमें भी पेंटोस ही होता है इस तरह से। तो यहां पर N होता है, तो यहां पर भी N ही होगा, ये H और यहां पर N, यहां पर NH2, यहां पर NH, यहां पर O। तो ये ग्वानिन होता है, मतलब इसमें अगर ऑक्सीजन होता है एक, है ना, तो ये ग्वानिन हो जाता है। अब बात करते हैं हम साइटोसिन की, CYTOCIN, साइटोसिन। साइटोसिन में क्या होता है, एक सिंगल हेक्सागोनल संरचना होती है। तो यहां पर इस तरह से डबल बॉन्ड होता है, दो बेंजीन में होता है। तो यहां पर NH2 यहां पर जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड O नहीं, यहां पर NH2, फिर यहां N, यहां O, यहां पर N, यहां H और फिर ऊपर H। ये होता है साइटोसिन में, मतलब इसमें ऑक्सीजन नीचे की ओर होता है और यहां पर सिंगल एरोमेटिक संरचना होती है। और अब बात करें थाइमिन की, तो थाइमिन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, THYMIN, थाइमिन। इसमें क्या अंतर होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है इसमें ऊपर की ओर होता है, बस थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो मैं ये बनाता हूं आपके लिए, देखिए कुछ इस तरह की संरचना होती है। यहां पर यहाँ O होता है, एक O इधर होता है, और इसके अलावा यहां पर CH2 होता है, यहां पर NH होता है, और यहां पर H होता है, यहां पर NH होता है। इसके अलावा यहां पर ये डबल बॉन्ड संरचना होती है। तो देखिए ये सब कुछ पाए जाते हैं डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर, ठीक है। और ये एक दूसरे के ग्रुप में जुड़े होते हैं, जैसे ए के साथ में G होता है और C के साथ में T होता है। तो C ये किस तरह से होते हैं, जैसे आपने संरचना देखी होगी, चलिए इस तरह से ये संरचना है, दूसरी संरचना इस तरह से होगी साथ साथ में। तो इनके बीच एक बॉन्ड होता है, ये यहां से और यहां। तो एक तरफ A होगा तो दूसरी तरफ G होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को पकड़े रखते हैं, है ना। इसी तरह से फिर यहां पर एक यहां होगा तो एक तरफ C होगा तो दूसरी तरफ T होगा। इस तरह से ये संरचना एक दूसरे को जोड़े रखते हैं। तो ये तो डीएनए के लिए हो गया। अब हम आरएनए के लिए बात करेंगे, तो वहां पर थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, तो मैं सिर्फ यूरेसिल बनाऊंगा
बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। तो यूरेसिल कैसा होता है, देखिए यहाँ पर बना रहा हूँ मैं यूरेसिल, URACIL। ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही है, थोड़ा सा अंतर आता है। जो अंतर होगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर से हाइड्रोजन जुड़ा होता है यहाँ पर N जुड़ा होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा होता है, यहाँ पर NH जुड़ा होता है, और यहाँ पर इस तरह से डबल बॉन्ड होता है। तो ये यूरेसिल होता है। मतलब थायमिन और यूरेसिल में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है। देखे आप गौर से, तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ अंतर नहीं मिलेगा। सिर्फ अंतर क्या मिलेगा, यहाँ NH होता है और यहाँ पर क्या होता है, इसकी जगह CH2 होता है, तो यहाँ पर ओनली हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये आपको अंतर मिलेगा इसमें। अब बात कर लेते हैं पेंटोस शुगर की। पेंटोस शुगर जानते हो कैसी होती है, इस तरह से, या फिर हो सकता है कि एक लंबी चेन में भी हो। तो चलिए बात करते हैं पेंटोस शुगर की। RNA पजेज ए 5 कार्बन शुगर, इस तरह का ना शुगर might be called ribose sugar, whereas in DNA it is deoxyribose sugar. The numbering of the carbon atoms runs clockwise in the cyclic sugar molecule. मतलब हम साइक्लिक वे में इसकी जो कार्बन की संख्या है उसको गिनेंगे। राइबोस शुगर पजेज 1 हाइड्रोजन एटम एंड ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एट कार्बन 2 of the 5-membered carbon ring. Instead, deoxyribose sugar has 2 hydrogen atoms. Thus, deoxyribose sugar has 1 oxygen atom less than ribose sugar at the second carbon in the ring. तो ये पेंटोस शुगर कैसी होती है, मैं आपको इसका फिगर बनाकर बताता हूँ। देखिए कैसा होता है, मैं इसको मिटा रहा हूँ ना। पेंटोस शुगर, ये तो हमारा नाइट्रोजन बेस था। दूसरा बात करते हैं पेंटोस शुगर की। देखिए मतलब कैसे होगा, ऐसी हो गई 5 कार्बन हो गए इसमें। यहाँ पर O होता है ना, यहाँ पर C, यहाँ पर भी C, यहाँ C, यहाँ C, एक तरफ OH एक तरफ H, इसी तरह से यहाँ पर H इधर को H, यहाँ पर H इधर को OH, इधर को H, इधर को क्या होगा, इधर को होगा CH2OH। 5 कार्बन हो गए यहाँ पर तो ऑक्सीजन था ही, है ना। तो ये हो गया डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस शुगर है ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओनली राइबोस शुगर की। आप जानते हो जब डीएनए में लिखते हो तो डीएनए का फुल नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है वो ये जुड़ी हुई होती है डीएनए से, है, इसलिए इसका नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब देखिए यहाँ पर हम ओनली राइबोस शुगर की बात करते हैं, ये पाई जाती है ओनली आरएनए में। तो इसका फिगर बिल्कुल सेम इसके जैसा ही है, कुछ बेसिक अंतर होते हैं। यहाँ पर H की जगह OH होता है ना। बस बाकी तुमको सब कुछ सेम ही लगेगा। बना के दिखा देता हूं। ये ऑक्सीजन होता ही है, यहाँ पर ये C है, H OH, यहाँ पर H कार्बन है ये, और इधर को OH, यहाँ पर H इधर को OH, इधर को H, ये कार्बन है, यहाँ पर CH2OH। तो ये क्या हो गया, ये राइबोस शुगर है। तो अब देख लेते हैं ये क्या क्या काम आती हैं, इनका क्या क्या मेन काम होता है। देखिए काम तो आप जानते ही हो, एक शुगर का काम होता है, इनकी वजह से एक तरह से डीएनए और आरएनए की संरचना में परिवर्तन आ जाता है।
तो अगर ये जो शुगर अलग अलग होगी तो डीएनए और आरएनए अलग तरीके से काम करेंगे। आप जानते हो कि डीएनए का क्या क्या काम होता है और आरएनए का क्या काम होता है, तो हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये। अब बात कर लेते हैं फॉस्फेट ग्रुप की, जो हमारा तीसरा ग्रुप है। तो इसको मिटाना पड़ेगा। अगर आपको इसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं वीडियो रोककर, मैं मिटाता हूँ इसको। हमारा तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। देखिए फॉस्फेट ग्रुप क्या होते हैं। ए सिंगल फॉस्फेट ग्रुप इज PO4 3-, PO4 3-, ये फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये जिसके साथ जुड़ा होता है उसको फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली इट इज ए केमिकल कंपाउंड मेड अप ऑफ 1 phosphorus एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स। एक तो फास्फोरस होता है इसमें और 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं, जिससे मिलकर ये बना हुआ होता है। When linked to a molecule containing carbon, it is called a phosphate group. It is found in the genetic material DNA and RNA as well as in molecules such as adenosine triphosphate ATP that provide energy to cells. मतलब आप जानते हो कि सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कौन करवाता है? एक तरह से क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके अंदर ये पाया जाता है। तो यहाँ पर जो एटीपी होता है वो इसका यही काम होता है। तो देखिए ये ग्रुप कैसे होता है, पी ओ ओ ओ और ओ, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखो ये इसके साथ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर सिंगल, तीनों के साथ साथ में एक क्या होता है, माइनस में ऋणात्मक बंद होता है। तो अगर इसको हम एक पूरा ग्रुप मान ले तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 3- वैलेंसी हो जाएगी। ये एक ग्रुप होता है ना, कि किसी के साथ में जुड़ जाएगा तो उसको बोलेंगे हम फॉस्फेट ग्रुप। द नाइट्रोजन बेस लिंक्स कोवैलेंटली at N-1 of pyridine base and N9 of purine base with the help of N-glycosyl linkage to 1 carbon, मतलब पहले कार्बन पर of the pentose sugar, and the resultant compound formed is called a nucleoside. Here removal of a hydroxyl group from the pentose sugar and a hydrogen atom from the base result in the formation of a glycosidic bond. तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कैसा बन जाता है, अगर ये सब कुछ हम जोड़कर एक साथ बनाएं तो देखिए यहाँ पर कैसा हो जाता है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आपको दिखेगा यहाँ पर। देखिए सब कुछ एक साथ जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन जाता है। 3 चीज बताई थी मैंने आपको। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं बना देता हूं पेंटोस सुगर, थोड़ा सा तिरछा बनाता हूं इसको ना, पेंटोस सुगर। यहाँ पर OH, यहाँ पर जहां पर खाली होता है वहां पर H जुड़ा होता है ना, ये होता है O, और नीचे तो H है, यहाँ पर CH2 है। 1 2 3 इसकी वो हो गई वैलेंसी, एक खाली है, तो एक इधर से कुछ ना कुछ और जुड़ेगा। तो यहाँ पर हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं। तो P एक तरफ O, एक तरफ O, यहाँ पर O है ना, और यहाँ पर O। इससे ये पूरे ग्रुप के साथ में एक साथ जुड़ा होता है। ये पूरे ग्रुप के साथ में ये एक साथ जुड़ा होता है, ठीक है, ये जुड़ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर H होता है, इधर वो जुड़ा होता है नाइट्रोजनियस बेस, ठीक है। उन नाइट्रोजन बेस में से कोई सा भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूं N, चलिए मैं यहाँ पर बना देता हूं, यहाँ पर N है, ठीक है, इधर को H है, यहाँ पर भी N होगा, है ना। अब यहाँ पर मैं बना देता हूं बेंजीन की जैसे स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर होगा N, यहाँ पर होगा NH2, यहाँ पर N, यहाँ पर होगा O। तो ये देखो नाइट्रोजन बेस होगा,
ये नाइट्रोजनस बेस है, ये पेंटोस शुगर है और ये फॉस्फेट ग्रुप है। ये तीन चीजें एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाई जाती है और तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो कैसे जुड़ी हुई होती है यहाँ पर आप देख लीजिए। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर जो खाली रहते हैं ना, इन पर एच जुड़ा होता है, तो ये चीज आप वैसे ही समझ लीजिए। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो अब ये चलिए बस इतना ही हो गया। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लिपिड्स के बारे में, जो हमारा लास्ट चौथा बायो मॉलिक्यूल होगा। तो आपको कहीं कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट पूछ सकते हैं। उसके लिए मेरे मोबाइल नंबर आप निकाल सकते हैं ग्रुप से, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या फिर मुझे सीधे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।